वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये कहा था कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन देखो, उसने कहा कि जैसे अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वो पानी में स्टोर्ड है, जब आप उसको टर्बाइंस के ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ जाती है। फिर टर्बाइंस जो है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यानी कि आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुई, काइनेटिक इलेक्ट्रिकल में। तो इसने कहा कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि उसी मात्रा में कोई इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। पर ये नहीं बता पाया कि किस हद तक ये कन्वर्जन टेक प्लेस कर सकती और इसकी लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहला कि ये डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट की डायरेक्शन के लिए ये नहीं बता पाया कि मतलब इसने कोई रीज़न नहीं दिया। पर हमें पता है कि जो हीट जो है वो एक हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, मतलब जिस तरफ कम है उस तरफ जाती है। इसने ये नहीं बता पाया कि वेदर जो कोई किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, वेदर अ चेंज कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। कैन अकर स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से या रैंडमली, जिसे कहते हैं ना कि हो जाएगा या नहीं, स्पॉन्टेनियसली और नॉट। इसने कहा यह भी नहीं बता पाया कि जो हीट एनर्जी है उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंज, यानी कि हीट जो है उतनी ही मात्रा में वर्क के बराबर नहीं होगी, आपके पास कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की बात करें जो खुद से हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, तो उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि अगर स्पॉन्टेनियस समझाना हो तो इसको हम कह सकते हैं अ प्रोसेस which can take place by itself without any external help। किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प के बिना जो भी आपके पास का प्रोसेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, इन गैसेस को रूम टेम्परेचर मिक्स किया जा सकता है और काफ़ी सालों तक ऐसे छोड़ा जा सकता है, लेफ्ट फॉर मैनी ईयर्स विदाउट ऑब्जर्विंग एनी मतलब अगर इनको कंबाइन करते हो तो आपके पास किसी भी तरह का कोई खास चेंज नहीं आएगा। हालांकि रिएक्शन हो रहा है उनके बीच में, लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे हो रहा है। तो इस पे अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंपेयर किया जाए तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह है, और अगर इसको रिवर्स करना हो तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प की से ही रिवर्स हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं प्लस अमोनिया को इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या बना देगा? NH4Cl सॉलिड। ये ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिनमें किसी भी तरह की इनिशिएशन करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ये खुद हो जाएंगे। या फिर फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। अगर आपने पानी छोड़ा ऊपर पहाड़ी के ऊपर से तो वो पानी बिल्कुल नीचे जाएगा ही जाएगा। आप उसको लिमिट नहीं लगा सकते कि मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक तरह का। अब ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनमें किसी तरह की इनिशिएशन की ज़रूरत है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच रिक्वायर इनिशिएशन, मतलब इनको अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इनमें किसी न किसी की चीज़ की स्टार्टिंग की ज़रूरत होगी। जैसे कि
2H2 गैसेस प्लस O2 गैसेस, ये जब कंबाइन करते हैं तो इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत होती है ताकि ये 2H2O लिक्विड फॉर्म में आ सके। देखो मैंने पहले भी कहा था ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे हो रहा है। तो अगर आप अचानक से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करा देते हैं तो 2H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें किसी भी तरह की कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अकर करे, या फिर जो पूरी तरह से मतलब फॉरबिडन है। और अगर इसको हम करवाना चाहते हैं ये तभी पॉसिबल है अगर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े, मतलब कि इसकी नो टेंडेंसी टू अकर, ये अगर होना ही नहीं चाहता। अब देखो इन दोनों रिएक्शंस के लिए, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस के लिए आपके पास क्या कंडीशन? पहली चीज़ कि जो हीट चेंज है, इंथैल्पी चेंज, वो एक्ट कर रहा है एज अ ड्राइविंग फोर्स, कि इसमें जो हीट चेंज हो रहा है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह होता है। तो जैसे देखो अगर हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमारे पास हमें कुछ बनना है, जैसे मान लीजिए हमें डॉक्टर बनना है। देखो अगर हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमारे दिमाग में जैसे डॉक्टर बनना है, तो हमें पता है डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नीट का एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो डॉक्टर बनने का हमारा ड्रीम है वो एक ड्राइविंग फोर्स है, मतलब कि वो गोल है, उस तरफ हमें जाना है। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट करता है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब चाहे आप इस साइड ले जाएं चाहे इस साइड ले जाएं। अब अगर आप रिवर्स प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर एक स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि वर्क को ऑब्टेन किया जा सकता है स्पॉन्टेनियस चेंज से। पर जो पिघलना है आइस का और इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ और भी फैक्टर है कि यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एच ही आपके पास कंडीशन नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आपके पास है रैंडमनेस एज अ ड्राइविंग फोर्स, रैंडमनेस एज अ ड्राइविंग फोर्स। अगर कोई भी दो गैसेस है, मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया और उनके बीच में एक पिस्टन टाइप सा जोड़ दिया, दो सिस्टम्स लिए गए, एक में गैस ए थी, उसके आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे, और दूसरे के केस में क्या था, गैस बी थी जिसके कुछ कम मॉलिक्यूल्स थे, बिना मिक्स मतलब जब तक मिक्सिंग नहीं हुई थी इनके बीच में। अब जब मिक्सिंग हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद देखा गया कि आपके पास दोनों तरफ जो है अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही, तो उनको दो परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर्स में रखा गया और एक वॉल्व से सेपरेट किया गया। ठीक है, तो जब वॉल्व को ओपन किया गया तो देखा गया कि गैसेस जो हैं स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो गई। ये जो आपके पास आए ये है आफ्टर मिक्सिंग। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो क्राइटेरियन था डिक्रीज ऑफ एनर्जी फॉर, मतलब क्या होता, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या था कि आपके पास एनर्जी डिक्रीज होती, लेकिन यहाँ ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो बिफोर मिक्सिंग जो दोनों गैसेस थी वो ऑर्डरली फिल्ड थी, जब मिक्सिंग हो गई तो दोनों गैसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो कंटेनर्स में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईच गैस occupies a large volume आफ्टर मिक्सिंग। जब आपने मिक्स कर दिया उसके बाद गैसेस ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, यानी कि दैट मीन्स देयर इज़ मोर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। तो हम कह सकते थे कि जो रैंडमनेस है,
अगर आपके पास इंक्रीज होता है रैंडमनेस में तो उस या फिर डिसऑर्डर में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पॉन्टिनिटी ऑफ प्रोसेस को डिटर्मिन करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आपने घर में रहना है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो सारी की सारी चीज़ें आपके यूज़ करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें आपके बेड के आसपास बिखरी होंगी। और अगर आप वहीं आपके मम्मी आके आपको बोलते हैं कि इसको ठीक करो, तो आप ठीक तो कर दोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो जाएगा। तो मतलब ये नेचुरल टेंडेंसी है कि इंसान डिसऑर्डर में रहना पसंद करता है। तो उसी तरह इस सिस्टम के केस में भी क्या देखा गया कि ये भी डिसऑर्डर में रहना पसंद करता है। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम में वहाँ पे हमेशा एक टेंडेंसी है कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो ज़्यादा डिसऑर्डर हो सकती है, और ये क्राइटेरियन हो सकता है स्पॉन्टेनियस चेंज का। अब अगर हम बात करें तो अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो ड्राइविंग फोर्स एज द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, जो ओवरऑल टेंडेंसी है किसी भी प्रोसेस की कि वो खुद हो सके, उसको कहा गया ड्राइविंग फोर्स। अब किसी भी प्रोसेस की अपने आप होने के लिए दो टेंडेंसीज होनी चाहिए। पहला कि वो अटेन करे एक ऐसी स्टेट जहाँ आपके पास मिनिमम एनर्जी है। दूसरा, अटेन अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, मिनिमम एनर्जी हो और मैक्सिमम डिसऑर्डर हो। यहाँ से हमारे पास एक नई टर्म आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which measures the disorder or randomness, which measures the disorder or randomness। ठीक है, जो रैंडमनेस या उसके डिसऑर्डर को मेजर कर सके, इसका सिंबल क्या होगा? एस। अब रैंडमनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रैंडमनेस। सबसे पहली चीज़ फिजिकल स्टेट। रैंडमनेस इंक्रीज होती है जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं। अब देखो होता क्या है, जब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स के केस में वो छोटी सी जगह में आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के केस में वो थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, और लिक्विड्स के केस में तो बहुत ही दूर चल जाते हैं। तो डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है गैसेस के केस में। दूसरी चीज़ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो आपके पास रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर प्रेशर की बात करें तो गैसेस जो लो प्रेशर पे उनमें ज़्यादा रैंडमनेस होगी एज़ कम्पेयर टू हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि देखो लो प्रेशर पे क्या है? मोर रैंडमनेस। अब किसी चीज़ पर दबाव कम लग रहा है तो वो क्या करेगी? वो गैसेस ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगी। लेकिन अगर आप दबाव बढ़ा देते हो, वो गैसेस थोड़ी जगह में मजबूर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना कम उसका प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें रैंडमनेस होगी। फोर्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन, यानी कि किसी चीज़ को आपने पानी में घोल देना। तो डिसोल्यूशन जो है किसी भी सब्सटेंस का, इसमें रैंडमनेस आती है, क्योंकि पहले वो छोटी सी जगह से अचानक बहुत ज़्यादा जगह में आ जाता है। या यूँ कह सकते हैं हम वाटर के मॉलिक्यूल्स, आपके जो कोई भी आपने सब्सटेंस लिया उसको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर के रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग क्या होता है कि जिसमें गैसेस पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, कि जैसे अगर ए गैस है बी गैस है, दोनों कंबाइन हो गई, मतलब मिक्स हो गई,
तो आपके पास यहाँ रैंडमनेस इंक्रीज कर जाती है, रैंडमनेस जो है इंक्रीज कर जाती है। जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे एंट्रोपी घट जाती है, क्योंकि उसके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो उनको खुलना पड़ता है और वो मतलब फोर्स मजबूर हो जाती है कि उनको एक ऑर्डर्ड वे में आना पड़े, यानी कि रैंडमनेस घट गई। अब देखो इसी तरह अगर हम एक अंडे का एग्जांपल है, जब एक अंडा उबल जाता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके प्रोटीन्स जो होते हैं एग वाइट में वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास चेंज ऑफ प्रोटीन्स होता है हेलिकल से रैंडम कॉइल्ड फॉर्म में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंट्रोपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा ये कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी भी डिटरमिन नहीं की जा सकती। तो जितने भी हम कैसे देखो, आप रैंडमनेस कैसे मेजर करोगे ना, रैंडमनेस मेजर करना बेटा मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब अगर आपको बोलूँ कि आपने भाई अपने कमरे में या किसी जगह में किस लेवल का डिसऑर्डर फैला के रखा, तो वो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंट्रोपी जो है जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज़ीरो ले जाती है, क्योंकि उनमें परफेक्ट ऑर्डर है और टेम्परेचर एट उस टेम्परेचर में। जब एक सिस्टम में किसी तरह का चेंज होता है तो वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है, तो आपके पास उस केस में डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी कि फाइनल एंट्रोपी से इनिशियल एंट्रोपी की सब्ट्रैक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम इसको चेंज करते हैं एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। यहाँ एक टर्म आती है स्टैंडर्ड एंट्रोपी। क्या होती है स्टैंडर्ड एंट्रोपी? स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है आपके पास ये होती है एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस at 298 केल्विन एंड एक ऐसी एंट्रोपी जो आपके पास 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं एस स्टैंडर्ड एंट्रोपी, और इसको डिनोट किया जाता है एस नॉट से। स्टैंडर्ड एंट्रोपी अगर हमें दिखानी हो तो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अगर कोई आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम दे दिया जाता है, एक्सपेंशन हो रही हो जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होंगे जिनमें हीट चेंज आपके पास ज़ीरो होगा, तो इनके केस में डेल्टा एस सिस्टम का वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी ये हमें पता है, जाउल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी में किस तरह का बदलाव आता है, हमें पता है, लग गया था पहले ही कि डेल्टा एस सिस्टम जो था ये बराबर था डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी में किसी भी तरह का चेंज, यानी कि डिफरेंस ऑफ चेंज जिसमें हम एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं, वो बराबर है स्मॉल चेंज यानी कि माइन्यूट चेंज जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हीट में होता है बाय टेम्परेचर। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ से, जो फर्स्ट लॉ था थर्मोडाइनमिक्स का, उसने क्या कहा कि डी क्यू जो है हीट में जो चेंज है वो बराबर है इंटरनल एनर्जी के चेंज के प्लस प्रेशर इनटू डीवी चेंज इन वॉल्यूम। फॉर अ रिवर्सिबल चेंज, किसी भी रिवर्सिबल चेंज में जहाँ एक आइडियल गैस इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ हमारे पास क्या आ जाता है कि डी क्यू रिवर्सिबल, तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल, इसकी जगह ये वैल्यूज़ उठाई मैंने,
डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर टी बाई वी डी वी। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to n सी वी डी टी बाई टी प्लस v1 to v2 एन आर डी वी बाई वी। तो डेल्टा एस यहाँ से क्या आ जाएगा, एन सी वी लॉग एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग एन वी टू बाई वी वन। अब आइडियल ये तो है जो आपके पास वैल्यू आई जब एंट्रोपी चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ये कब है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में किसी तरह का बदलाव आता है तो उसकी वजह से जो एंट्रोपी चेंज होती है वो इसकी वैल्यू है। और ये कब है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में किसी भी तरह का बदलाव आने पर जो आपके पास चेंज आएगा एंट्रोपी में वो होगा आपके पास ये वाली वैल्यू जो हमने अभी लिखी है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एन सी वी एल लॉग एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग एन वी टू बाई वी वन। नेक्स्ट है आइडियल गैस प्रोसेसेस। आइडियल गैस प्रोसेसेस अगर तो ये तो हमने कहा सिंपल चेंज पढ़ा, अगर आइसोथर्मल चेंज होता, अगर हमारे पास आइसोथर्मल चेंज हो रहा है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 to 2 डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यानी कि थर्मल चेंज है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 1 बाई टी बाहर निकाल सकते हैं, 1 to 2 डी क्यू रिवर्सिबल। तो डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू आर एन लॉग एन वी टू बाई वी वन। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आपके पास तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि क्यू रिवर्सिबल जो था ये बराबर था एन आर टी लॉग एन वी वन बाई वी टू के। अब अगर आइसोथर्मल चेंज के बजाय आइसोकोरिक चेंज होता तो इसको भी अगर हम पूरा इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा इज एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग एन टी टू बाई टी वन। थर्ड, अगर आइसोबारिक चेंज होता है यानी कि प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग एन टी टू बाई टी वन। तो डेल्टा एस को लिखा जा सकता है एन सी वी प्लस आर लॉग एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू एन सी पी लॉग एन टी टू बाई टी वन। अब अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंडर हो, फोर्थ पॉइंट, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अपॉन हीटिंग। तो डेल्टा एस जो है वो हमारे पास बराबर होगा डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंशियल हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली, क्यू रिवर्सिबल भी कह सकते हो आप इसको, डी क्यू रिवर्सिबल
डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उस टेम्परेचर जिस पे हीट को एब्जॉर्ब किया गया। तो डेल्टा एस को लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एम एस डी टी बाई टी इज इक्वल टू एम एस लॉग एन टी टू बाई टी वन। एम जो है वो मास ऑफ सॉलिड के बराबर है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और एम है मोलर चेंज इन एंट्रोपी। सॉलिड्स, अब देखो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड जो आपके पास मोलर मास और स्पेसिफिक हीट है, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा Cp के और ऑलमोस्ट Cv के। अब नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एक ऐसी एंट्रोपी जिसमें आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जा रही। पहली क्या है, डेल्टा फ्यूजन एस। ये वो एंट्रोपी है जब आप 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को, यानी कि 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को आपने 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो डेल्टा फ्यूज एस इज इक्वल टू एस लिक्विड माइनस एस गैस, सॉरी एस सॉलिड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन हो रही ना, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा फ्यूजन ऑफ एच डिवाइडेड बाय टी एफ। नेक्स्ट वेपराइजेशन की बात करें तो डेल्टा वेपराइजेशन एस, ये वो एंट्रोपी चेंज है जब आपके पास 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एस इज इक्वल टू एस वेपर माइनस एस लिक्विड, यानी कि एंट्रोपी जितनी वेपर स्टेट की है उसमें से लिक्विड स्टेट की अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास डेल्टा वेपराइजेशन है, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा वेपराइजेशन एच डिवाइडेड बाय टी बी। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब एच। डेल्टा सब्लिमेशन एच ये वो एंट्रोपी है जब आपके पास 1 मोल ऑफ सॉलिड ये चेंज हो जाता है डायरेक्टली टू वेपर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। देखो होता क्या है कि जो आयोडीन सॉलिड है उससे आयोडीन गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसके लिए एंट्रोपी चेंज लिखना हो तो डेल्टा सब एस इज इक्वल टू एस वेपर माइनस एस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेल्टा सब्लिमेशन एच, जहाँ पे डेल्टा सब्लिमेशन जो है आपके पास वेयर डेल्टा सब्लिमेशन एच इज इक्वल टू, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये बराबर है एंट्रोपी ऑफ I2 गैसेस माइनस एंट्रोपी ऑफ I2 सॉलिड सब्लिमेट। तो डेल्टा सब्लिमेशन एच यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा फ्यूजन ऑफ एच प्लस डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एच, यानी कि जो सब्लिमेशन की आपके पास एंथैल्पी आई वो बराबर है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे अगर आप पहाड़ी पर से पानी फेंकते हैं तो वो पानी वापस नहीं आने वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है कि, और एक चीज़ और कि हम हीट को किसी भी तरह मतलब पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना कोई इफ़ेक्ट छोड़े हुए कहीं और पे। और एंट्रोपी जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की
वो हमेशा इंक्रीज करेगी इफ़ इट इज़ टू बी स्पॉन्टेनियस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हो तो टोटल एनर्जी जो है बोथ सिस्टम और सराउंडिंग्स की, यानी कि डेल्टा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, ये किसके बराबर है? ये बराबर है इज ग्रेटर देन ज़ीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाती है? ज़ीरो। दस ड्यूरिंग जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंट्रोपी जो यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ती रहती है, वहीं रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ ये कहता है कि जो दी एंट्रोपी ऑफ अ perfectly crystalline substance is zero at absolute ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास वो टेम्परेचर जहाँ हर तरह का मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा कि जो एंट्रोपी है यानी कि जो रैंडमनेस है एक पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो ज़ीरो होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है वाटर, उसको हीट किया जाता है 0 केल्विन से, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है। स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी, ये वो एंट्रोपी होगी जो 1 मोल सब्सटेंस की होगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 1 बार। नेक्स्ट इज गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। जो गिब्स एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, उसको डिफाइन किया जाता है द अमाउंट मैक्सिमम ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाएगा गिब्स एनर्जी को जी से। तो हम कह सकते हैं जी जो है वो बराबर है एच माइनस टी एस के। एच यहाँ पे एंथैल्पी है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और एस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। बट हमें पता है कि एच ऑलरेडी यू प्लस पी वी के बराबर होता है, देयरफॉर हम जी को लिख सकते हैं यू प्लस पी वी माइनस टी एस के बराबर। एक इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी ये याद रख लेनी है आपने। नाउ गिब्स एनर्जी चेंज। अगर कोई प्रोसेस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डेल्टा जी आपके पास बराबर हो जाएगा डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी टी डेल्टा एस के। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो डेल्टा एच सिस्टम जो है वो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का, टी डेल्टा एस सिस्टम ये बराबर है आपके पास, ये वो एनर्जी है जो कि अवेलेबल नहीं है यूज़फुल काम करने के लिए। तो जो डेल्टा जी है वो नेट एनर्जी है, यूज़फुल है। अब गिब्स एनर्जी का इस्तेमाल कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, आगे प्रोसीड करेगा या नहीं। हम जानते हैं कि फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी है जो रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है टोटल एंट्रोपी चेंज पे। यानी कि अगर शुरू से लेकर एंड तक किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती नहीं है तो वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करना चाहेगा। अगर एक रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और देखो
फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी को रिएक्ट करवाना है, अगर मतलब हमने पता करना है किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के, तो डेल्टा एस टोटल, अगर डेल्टा एस टोटल की बात करें जो मतलब पूरी स्पॉन्टेनिटी है वो बराबर हो जाएगी डेल्टा एस सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की स्पॉन्टेनिटी। अगर रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा क्यू पी सिस्टम बराबर है एच सिस्टम के। अगर रिएक्शन जो है वो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो क्या हो जाएगा, हीट इन्वॉल्व जो होगी वो बराबर होगी क्यू पी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम के बराबर। वहीं अगर ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो मतलब रिएक्शन प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हीट क्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वो सराउंडिंग को रिवर्सिबल हो जाएगी। यानी कि क्यू पी सिस्टम अगर डेल्टा एच सिस्टम के बराबर है, तो क्यू पी सराउंडिंग का वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू पी ऑफ सिस्टम, यानी कि माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। पर जो एंट्रोपी चेंज है सराउंडिंग की हमें पता है, बट जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो हमेशा किसके बराबर है, क्यू पी सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टू टी, यानी कि माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी के। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस टोटल ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम माइनस एच सिस्टम बाय टी के। तो अगर हम दोनों तरफ को टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेल्टा जी सिस्टम आता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल के बराबर। यानी किसी भी सिस्टम की जो गिब्स एनर्जी का डिफरेंस है वो बराबर है माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल, पूरे सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी उसका प्रोडक्ट। अब एंट्रोपी चेंज की बात करें, अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव है, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस है। यानी कि अगर आपके पास एस की कोई वैल्यू रही है 3 मान लेते हैं, और जब रिएक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है आपके पास 140 में, तो यहाँ पे आपके पास जब डिफरेंस निकालोगे तो एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि एस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो 0 के बराबर है, तो प्रोसेस क्या है, इज़ इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम के बराबर है। अगर डेल्टा एस टोटल ये नेगेटिव के बराबर है, तो जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डायरेक्ट प्रोसेस वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट रिवर्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। देखो इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी रिएक्शन में जा रहे हो, मान लीजिए आपने गैस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो जब डायरेक्टली आप गैस से लिक्विड में जा रहे थे तो वो वहाँ पे डिफरेंस जो है कम आया, क्योंकि आपने रैंडमनेस की स्टेट से उसको थोड़ा ऑर्डर्ड वाली स्टेट में लाने की कोशिश की, तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल जो है नेगेटिव है। लेकिन वहीं अगर आप लिक्विड से गैस में आते हो, रिवर्स लेते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब अगर डेल्टा जी जो है ये नेगेटिव है, तो प्रोसेस क्या होगा, इज स्पॉन्टेनियस। किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की सबसे पहली कंडीशन है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी जो है वो 0 के बराबर है, तो रिएक्शन क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है। वहीं अगर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बट रिवर्स प्रोसेस
इज स्पॉन्टेनियस। सेम केस जैसा कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आता है तो डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और रिवर्स आते ही वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू एंट्रोपी, क्योंकि डेल्टा जी रेफर करती है सिस्टम पे, वहीं डेल्टा एस की जब हम बात करें तो ये सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर वेरियस प्रोसेसेस के लिए, बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट होगा। पहला तो आइडियल गैस subjected to isothermal compression, subjected to isothermal compression or expansion, compression और expansion। किसी भी आइडियल गैस के लिए फॉर एनी आइडियल गैस डेल्टा एच बराबर होगा एन सी पी डेल्टा टी के, जो ज़ीरो के बराबर है। और एज डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो है यानी कि आइसोथर्मल चेंज है, तो हमारे पास डेल्टा एस कब आएगा एन आर लॉग एन वी टू बाई वी वन। इसी तरह हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग एन वी टू बाई वी वन। इस तो हम कह सकते हैं कि जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो गिब्स का फंक्शन जो है वो घट जाता है, वाइल ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन गिब्स का फंक्शन इंक्रीज कर जाता है। सेकंड क्या है, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक फेज ट्रांजिशंस। किसी भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो स्टेबिलिटी है दोनों फेजेस की वो बराबर है, मतलब एक ऐसी स्टेट जब वो गैस से लिक्विड में एंटर होने वाला है तो उस स्टेट में क्या होगा आपके पास कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो स्टेबिलिटी है दोनों फेजेस की वो बराबर है, यानी कि कोई भी डेराइविंग फोर्स नहीं है एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फेज ट्रांजिशंस जो हैं ये एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर लिक्विड से गैस की बात करें तो वो कभी भी लिक्विड से गैस में जा सकता है और गैस से लिक्विड में आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोबारिक चेंज डेल्टा जी क्या आएगा ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी वेपराइजेशन है वो ज़ीरो है एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा एच वेपर इज इक्वल टू टी बी डेल्टा एस वेपर। इम्प्लाई करता है कि टी बी जो है डेल्टा एच वेपर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस वेपर के बराबर है। और हमें पता है कि डेल्टा जी फ्यूजन जो है वो ज़ीरो है एट मेल्टिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि टी एफ यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन, यानी कि हीट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ये नीचे एंड डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, रैंडमनेस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अगर इनके साइन कन्वेंशंस दे रखे हों, जैसे कि आपको क्या दे रखा है साइन ऑफ डेल्टा एच दे रखा है, फिर डेल्टा एस दे रखा है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दे रखा है और पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है और टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू चलेगी तो ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू इनको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और इसकी कोई भी वैल्यू है तो आपके पास क्या होगा ये
नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर दोनों ही नेगेटिव हो और आपके पास जो टेम्परेचर है वो लो है, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। वहीं अगर ये प्लस प्लस हो दोनों और ये अगेन लो है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर माइनस माइनस हाई लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और प्लस प्लस दोनों की वैल्यू अगर हमने ये ले ली और टेम्परेचर हाई रखा तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। एक चीज़ और कि जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ जी नॉट इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एफ जी नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा एफ जी नॉट रिएक्टेंट्स। जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है फॉर्मेशन की, उसकी किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आपके पास डेल्टा एफ जी नॉट दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टेट में है अगर कोई चीज़, तो वो हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।